हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं अपने एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है गवर्नमेंट के तरफ से, उसका चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर नंबर जो 6 है इसको अपन कवर कर रहे हैं आज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हेल्पफुल आपको अभी भी रहेगा और आगे भी आपको हेल्पफुल रहेगा बिकॉज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको आराम से बन जाएगी। तो पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस को हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है? सिंपल सा, एक कॉइल के पास में दूसरी कॉइल लेके आएंगे। जब एक कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो दूसरी कॉइल में भी क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाती है। जैसे सपोज मान लो ये आपके पास एक ऐसी कॉइल है और दूसरी कॉइल मान लो यहाँ रखी हुई है, ये कॉइल है। अगर इस कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो इस कॉइल में भी एक नई करंट इंड्यूस हो जाएगी। कांटेक्ट में नहीं रखना है आप उन दोनों को, बट क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो कराने से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, जिसमें करंट दूसरी कॉइल में है बट अनदर कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉइल का यूज हो रहा है, एक दूसरी कॉइल से अनदर कॉइल में इंडक्शन आ रहा है, इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल होगी उसमें ऑटोमेटिक खुद से, सेल्फ मतलब खुद से ही इंडक्शन का प्रोसेस होगा, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यहाँ पे सिर्फ ऐसा यूनिट पूछा हुआ है, तो ऐसा यूनिट होता है वेबर अपॉन एम्पियर या वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। दोनों में से आप कोई सा भी यूनिट लिख सकते हैं और जनरली इसको हेनरी भी लिखते हैं। सेकंड पूछा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। एक किसी एरिया को, सपोज मान लो ये एरिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज वेबर, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू इज कैपिटल एंड बी स्मॉल बनाना है, वेबर बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट के नाम पर है। थर्ड, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ अ कॉइल अनचेंज। आपको लेंथ चेंज नहीं करना। नंबर ऑफ टर्न्स को आपको कितना कर दिया? डबल कर दिया। आपने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया है। देन आपको बताना है कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन आपको बताना है कि उसके सेल्फ इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ना कॉइल का सोलेनॉइड ले लो, कॉइल ले लो, व्हाटएवर, उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन आई। म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन आई। ओके, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ए होता है एरिया, म्यू होता है उसका वो जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, राइट, है ना। जैसे जो भी उसका मटेरियल होगा, उस मटेरियल से आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन आपके पास क्या क्या आ गया यहाँ पे? आपके पास आपको मेनली फोकस करना है नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने ट्वाइस कर दिए। जैसे यहाँ पर n1 मान लेते हैं इसको, जो सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स है n1 इज n2 इज इक्वल्स टू 2n1। तो जो नया इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 4l हो जाएगा। जो नया n सेकंड मान लेते हैं L2 विल बी 4l। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर n की क्या कर देंगे? 2 रख देंगे। 2n का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर। तो ये तो पूरा आपका l हो जाएगा, तो 4l है ना, बिकॉज पे स्क्वायर आ रहा है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो आपको याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस। इनर्शिया मतलब होता है जो अपोज कर रहा हो। इनर्शिया मतलब जो अपोज करता है उसके मोशन को। अगर वो बाहर है मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका अपोज करेगा, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका अपोज करेगा। इनर्शिया मीनिंग होता है अपोज करना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का जो अपोज करेगा तो वो सेल्फ इंडक्टेंस। आपने पढ़ा होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, या इंड्यूस्ड करंट जो होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां वो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसका अपोज कर सके, या मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर सकती है। तो इसलिए याद रखना, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस लिख सकते हो आप, चाहे सेल्फ म्यूचुअल कोई सा भी लिख सकते हो, एक्चुअल में इंडक्टेंस लिखना है आपको। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? अगर दो इंडक्टेंस L1 और L2 है, उनको अगर हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? सिंपल सा है, सीरीज में जैसा रेजिस्टेंस ऐड होते हैं R1 प्लस R2, लाइकवाइज यहाँ पर भी जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा दैट विल बी L1 प्लस L2, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन। यहाँ मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक
हाँ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोज करती है। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट मान लो सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट मान लो ये सर्किट मान लेते हैं आपका, ये कोई सर्किट है, यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई मान लेते हैं, ओके। यहाँ से करंट जा रही है इसमें, तो इसमें करंट जा रही है, तो करंट जाएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, बोले तो अपन ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ओके। तो क्या करेगा वो, उसका अपोज करेगा। जैसे आपने ईएमएफ पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इक्वल टू था माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। फाई क्या यहाँ पे, फाई है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही एक इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी। माइनस लगाए, माइनस का मीनिंग होता है वो उसका अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस हैं उसका अपोज करेगा, ओके। जब हम इस सर्किट को ब्रोक कर देंगे, सर्किट को ब्रोक करने का मतलब है करंट नहीं जाएगी, यहाँ से तोड़ दिया सर्किट को, अगर हम ब्रोक कर दे, लिखा ना व्हेन द सर्किट इज ब्रोकन, इट मींस ये आपका गायब हो गया है ना, इस टाइप से नहीं है, आपको कोई करंट नहीं आ पाई, कोई करंट नहीं आ पाई, तो क्या करेगा, अब करंट नहीं जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीज होंगे। तो वो बोलेगा भैया डिक्रीज नहीं करो, अब इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये उसका अपोज करता है। तो यहाँ मैंने इसलिए इन शॉर्ट लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा वो उसका अपोज करेगा। वही वाली बात है, एक थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा, जिससे वो प्रोड्यूस होगा वो उसी का अपोज करना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो ये वन सेंटेंस क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। तो सिंपल सा है, इसमें कोई सिंपल ज्यादा टफ है ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, जब भी कंडक्टर को हम बह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जब भी हम एक कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका कॉइल हो सकती है, सोलेनॉइड हो सकती है, जो कंडक्टिंग वायर से मिलकर बनी। जब एक कंडक्टर को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि सर्किट में करंट जाएगी, या यूं समझो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजेस आते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। आगे का इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, अगर हमने सर्किट जैसा कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो उसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये फेराडेज ने बोला था, ये किसने बोला था, फेराडेज ने बोला था, इसलिए फेराडे ने बोला था, इस वजह से इसका नाम हो गया फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होने से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट लेंज लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड आपको लेंज लॉ बताना है, क्या है लेंज लॉ, एंड एक्सप्लेन दैट लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बताना है कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ ही चलता है ना, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो लेंज लॉ होता क्या, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले फेराडेज लॉ बताया कि फेराडेज लॉ ने आपको ये तो बता दिया था कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। देखो क्या लिखा है, बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ये फेराडे ने नहीं बता पाया, तो ये कोई बताएगा, दूसरा कोई साइंटिस्ट आएगा, तो उसको बताने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया, दैट इज लेंज लॉ। उसकी वजह से एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, ये बताता है आपको इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन बताने के लिए आपका आ गया लेंज लॉ, और कैसे प्रोड्यूस होता है उसको बताने के लिए आपके पास था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेंज लॉ ने बोला था, लेंज लॉ ने वही बोला था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, क्या कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसके कॉज जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुई है उसका अपोज करती है। ये मैंने नहीं बोला है, ये लेंज लॉ ने बोला है, लेंज साइंटिस्ट है, उनका लॉ था, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, इज सच दैट इट अपोज टू द कॉज विच प्रोड्यूस इट, जो उसको प्रोड्यूस करता है उसके कॉज का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं तो बोलेगा नहीं नहीं भैया ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मत हो, कम हो। अगर कम हो रहा है तो बोलेगा अरे कम मत हो ज्यादा हो, मतलब वो एक जगह नहीं स्टेबल होता। तो अब क्या लिखा था इसके बाद, उसमें लिखा था कि आपको ये भी प्रूव करना है कि जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखो
कि जो हमें पता है डेफिनेशन ऑफ लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। देयरफॉर अब देखो अपोज करेगी तो अपोज करने में क्या करना पड़ता है, तुम खुद सोचो, अगर मान लो कोई तुम्हारे तुम किसी का अपोज करोगे इट मींस तुम्हें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई तुम्हारी तरफ आ रहा हो तुम बोलो नहीं मेरी तरफ मत आओ, इट मींस तुम्हें क्या करना है, उसके धक्का देना पड़ेगा। धक्का देना मतलब वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस देयर इज एक्स्ट्रा वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, करना पड़ेगा। The work done against the opposing force results in the change in magnetic flux। अब क्या होगा, जब आप वर्क करोगे, वर्क करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर से चेंज हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे जिस वजह से करंट इंड्यूस हो गई। तो जो एक्स्ट्रा डन है, जो एक्स्ट्रा वर्क हमने किया है वो किसके कन्वर्ट हो रहा है, करंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो वर्क है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हमने क्या करा, हमने इसमें करा क्या, ये समझो। देखो पहले यहाँ पे इंड्यूस करंट आई, इंड्यूस करंट से हमने वर्क किया और वर्क से फिर इंड्यूस्ड करंट बनी हमारे पास। तो क्या ना, मतलब क्या हुआ, जितना हमने इनपुट लिया इंड्यूस्ड करंट उतना ही आउटपुट मिल गया हमको इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का हेल्प से हमने वर्क किया, जो अपोज करा, उस वर्क ने, वो वर्क जो था वो कन्वर्ट हो गया फिर से इंड्यूस्ड करंट के अंदर। तो इंड्यूस्ड करंट दिया और इंड्यूस्ड करंट मिल गया, इट मींस एनर्जी दी और एनर्जी हमको मिल गई। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो याद रखना कैसा बोलोगे आप, सिंपल सा बोलोगे, जब देखो भैया उसका अपोज करेगा तो उसे वही वर्क करना पड़ेगा, और जब वो वर्क करेगा तो वो जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर देता है। अब एडी करंट्स क्या है और इससे लॉस क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हो गया, तो लॉस बताना है इसका, लॉस क्या है और एडी करंट्स है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा, एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होंगे, उनके अंदर इंड्यूस्ड करंट होगी, वो फ्लो कर रही होगी। वो इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए वाया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। मतलब जो ये जो अपन को पढ़ा ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही थी। वो इंड्यूस्ड करंट जो है वही एडी करंट कहलाती है। जो इंड्यूस्ड करंट है ना, वही इंड्यूस्ड करंट का नाम दे रखा है अपन ने यहाँ पे एडी करंट। तो एडी करंट याद रखना बस, क्लोज लूप में फ्लो करेगी विद इन कंडक्टर्स। कैसे करेगी, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो एडी करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। कौन, एडी करंट। एडी करंट क्या है, एडी करंट सिंपल सा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है जो लूप्स के फॉर्म में कंडक्टर्स के अंदर घूम रही है। ठीक है, लॉस क्या है इससे, तो यहां देख लेते हैं क्या होता है। हीट इज लॉस्ट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू एडी करंट्स। जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं घर के बाहर लगे होते हैं आपके ना, जो लाइट आपके सप्लाई करते हैं, वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पर इस एडी करंट की वजह से हीट लॉस हो जाती है। कैसे होती है, तो अभी तो आप इतना याद रखो बिकॉज आपका एग्जाम है 2 दिन बाद। तो हीट लॉस होती है क्यों, क्योंकि एडी करंट वहां पे प्रोड्यूस होती है। सिंपल सा ये रीजन है, अगर मान लो एक करंट इधर जा रही है जो कि अपनी ओरिजिनल करंट है, इधर जा रही है आपकी एडी करंट, ई एडी करंट लिख देता हूं यहाँ पे, एडी करंट। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अपोज हो रहा है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, तो उसकी वजह से हीट बन जाती है, उस वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हो गया। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एडी करंट इज हाईली सेंसिटिव टू द वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी। ये जो एडी करंट होती है वो परमिबिलिटी, अच्छा सॉरी, ये मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये जो होता है म्यू नॉट, दिस म्यू, ये म्यू नॉट जो होता है परमिबिलिटी होती है मटेरियल, जिसमें होता है ना मटेरियल का होता है, क्या होता है, परमिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो एडी करंट है वो हाईली सेंसिटिव होता है परमिबिलिटी के लिए, मतलब म्यू के लिए, कि मटेरियल कैसा है। इसलिए ये हम जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का, क्योंकि एडी करंट म्यू पे हाईली डिपेंडेंट है। हम म्यू को कम करेंगे तो एडी करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी टू डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे तो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 तो होने नहीं चाहिए थे, 2 मार्क्स से कोई ऊपर लिखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर मैंने 3 आपको यहाँ पे दे रखे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें आपको 2 डिफरेंस ही लिखने होंगे 2 मार्क्स का, बट मैंने 3 दे दिए। पहले तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस में the change in the strength of current in the coil is opposed by coil itself। मतलब एक ही कॉइल होगी इसमें, जैसे मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें इसी को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, ये मान लो इसके अंदर करंट जा रही है, तो इसी कॉइल के अंदर करंट जाएगी, और यहाँ जब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक नई करंट बन जाएगी जिसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, आई इंड्यूस्ड।
तो मतलब एक ही कॉइल है, उसी की वजह से उसमें ही एक नई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो वही क्या हो गया इसमें, नहीं मत करना तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ओके, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन म्यूचुअल इंडक्टेंस आउट ऑफ द टू कॉइल्स, इसमें दो कॉइल्स होती हैं। इसमें क्या होती है? दो कॉइल्स, जिसमें मैंने आपको बताया भी था। ऐसे मान लो एक कॉइल यहाँ है और एक कॉइल यहाँ पर है, और ये सर्किट में आपके कनेक्ट है। ये दो कॉइल है। तो इस कॉइल में करंट जा रही है, तो इस कॉइल के अंदर हम जो इंडक्टेंस होगा उसको हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम इसके अंदर देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, बट फिर भी थोड़े से पास में है, क्लोज है, कनेक्ट नहीं है। लेकिन क्लोज होने की वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। देखा ना, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द अदर कॉइल, दूसरी कॉइल में हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ये मिट क्यों नहीं गया? ये मिट रहा है, ये मिट रहा है, ये क्यों नहीं मिट रहा? Okay, then second देखो, the induced current opposes the growth of current in the coil when the main current in coil increases। क्या लिखा है इसमें? induced current जो है वो इंक्रीज करेगी अगर हम कॉइल की करंट को इंक्रीज करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? द इंड्यूस्ड करंट जो होगी डेवलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल व्हेन द मेन करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस। जब इसके करंट को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट चेंज होगी, और इसमें क्या होगा? इसमें एक ही कॉइल है तो इसकी करंट को ही चेंज करेंगे, जिस वजह से इसके इंड्यूस्ड करंट में चेंजेस आएंगे। दोनों इंक्रीज करते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है? द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द डिके ऑफ करंट। जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करेगी? अपोज करेगी किसको? डिके ऑफ करंट को इन द कॉइल व्हेन द मेन करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस। मतलब क्या है इसका मतलब? यहाँ पे देखो, ये आपके पास, ये रही आपके पास एक कॉइल, इसमें ये करंट जा रही है। अब मान लो करंट, ये वाली करंट मान लो कम हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस करंट को बोलेगी अरे कम क्यों हो रहे हो, कम मत हो, बढ़ो। बढ़ेगी तो बोलेगी अरे बढ़ो मत, कम हो जाओ, ऐसा बोलेगी। और इसमें क्या है? इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल अपोजेस द डिके ऑफ करंट। सेम ही है, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें एक ही कॉइल है, इसमें दो कॉइल है, और कोई अंतर नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल यूज होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल यूज होती है। दैट्स इट। एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बना लोगे, ज्यादा माइंड पे प्रेशर मत दो, ठीक है ना? ओके, ये अच्छा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से रेज हो जाएगा। अरे अरे अब रेज भी हो गया, वेरी गुड। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का आपको लेवल डायग्राम बनाना। तो ये आपके लेवल डायग्राम क्या है? इसमें ये नॉर्थ और साउथ, ये क्या है? फील्ड मैग्नेट्स। दीज आर फील्ड मैग्नेट्स। ये जो लिखा है ए बी सी डी, दिस इज आर्मेचर कॉइल। ये क्या है? आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इसके अंदर एक कोर रखा हुआ है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर का है। मैंने आपको बताया था क्यों बनाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, सो दैट एडी करंट को हम मिनिमाइज कर सकें, एडी करंट को हम मिनिमाइज कर सकें। B1, ये B1 दिख रहा है आपको, ये B1 क्या है? यहाँ ये जो ब्रशेस हैं, और ये B2 क्या है? ब्रशेस है, लिखा हुआ B1 एंड B2 आर ब्रशेस, राइट। R1 R2 क्या है? R1 R2 ये रिंग्स। इसमें अपन फुल सर्कुलर रिंग यूज करते हैं, इसमें स्प्लिट रिंग यूज नहीं करते। एसी जनरेटर में अपन पूरा पूरा रिंग यूज करते हैं। और ये क्या हुआ है? यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सर्किट है, मतलब यहाँ से करंट, जनरेटर है ना, जनरेटर क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने शादी में देखा होगा, शादी विवाह जब होते हैं तो उसमें जनरेटर यूज होता है। तो जनरेटर क्या होता है? ये जनरेटर ही मान लो, ये जनरेटर के अंदर का सिस्टम आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे बल्ब लगा दो, यहाँ पे आप ऐसे लट्टू लगा दो, तो लट्टू क्या होगा? जल जाएगा, लाइट आ गई, बस सिंपल। ये तो होता कि नहीं होता? तो ये अपना होता है। इसमें एक्चुअल में आपको सिर्फ आपको इसका लेवल डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स का है, आराम से मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स, ठीक है नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब आ गए आपके बड़े क्वेश्चंस। इट मींस कितने मार्क्स के? इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो 5 मार्क्स का आना है, याद रखना। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, जो भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। आई थिंक सेल्फ इंडक्टेंस मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्लेन करना है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो ये बता देते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, अब इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the soil with the coil या solenoid लिख लो आप इसको, linked with the solenoid, okay, is directly proportional to the current, is directly proportional to the current। ये लिखा हुआ है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसमें हाँ डायग्राम बनाया था आपको। सपोज ये सोलेनॉइड है आपको,
और ये इसके अंदर बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो प्लस से माइनस में ये इसकी करंट जा रही है, राइट। ये सोलेनोइड के अंदर करंट जाएगी, तो क्या लिखा है, व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ कॉइल, ये आई करंट जा रही है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा कॉइल सोलेनोइड से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। चलो, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने मान लिया फाई, ये फाई लिखा हुआ है, ये अगर आपसे नहीं बन रहा है ऐसे तो आप ऐसे सर्कल बनाना और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स ये फाई दे रखा है, करंट हमने इसको आई मान रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। अब हम जब इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये जो एल आया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एल कांस्टेंट है, इस एल को ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इस एल को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मान लो। ये फिनोमिना, जो पूरा फिनोमिना है वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, और जो वैल्यू एल है वो कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यूनिट भी निकाल सकते हो, तो ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया था, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, तो फाई मतलब हो जाएगा वेबर, आई मतलब हो जाएगा एम्पियर, तो यहाँ यूनिट भी निकाल सकते हो आप, वेबर अपॉन एम्पियर, राइट, इजी है। तो एल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, किसकी वैल्यू, एल का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है शेप, साइज, किसके ऊपर, ऑफ कॉइल। ये जो सोलेनोइड है ये कॉइल से ही तो मिलकर बनी हुई है। सोलेनोइड एक्चुअली में होता क्या है, सोलेनोइड सिंपल सा वायर को एक किसी भी जैसे मान लो ये आपके पास कोई सिलेंड्रिकल टाइप इंसुलेट इंडक्टर है, उसमें आपको वायर को ऐसे लपेट देना है, वायर को ऐसे गोल गोल लपेट देना है और फिर इसको हटा देना है, तो ये बन गया, वो क्या कहलाएगा, आपका सोलेनोइड कहलाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू ऑफ एल होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो इसके शेप पे डिपेंड करता है, इसकी साइज क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है। मीडियम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने से, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना उस पर डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, राइट, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बट हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमारा काम तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमको ये जो बोला हुआ है ना किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला बनाना है, लिखा है ना, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे ड्राइव करना है, कर लेंगे, एक बड़ी बात है। चलो जी बनाते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस, बढ़िया जल्दी से फटाफट। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यहाँ सॉल्यूशन अपन लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा नहीं था जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर आपको अच्छे समझ पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो अपन लिख देते हैं इसमें लेट कंसीडर, लेट नहीं लिखना तो शायद कंसीडर से स्टार्ट कर देना, कंसीडर अ सोलेनोइड, हमने एक सोलेनोइड मान लिया, सोलेनोइड लिखा है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे, तो लेंथ माननी पड़ेगी, मान लिया एक सोलेनोइड है जिसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, राइट, और और जिसका रेडियस है, एंड रेडियस जो सोलेनोइड है उसका जो रेडियस है, रेडियस इज आर, रेडियस आर है, बट जो लेंथ है इज मच ग्रेटर देन टू रेडियस, लेंथ ज्यादा है, रेडियस थोड़ी सी कम है, ओके ओके। अब क्या होगा, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, कब होगी, जब उसमें करंट फ्लो कराएंगे। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, is induced when a current, जैसे हमने लिखा रखा है ना कैपिटल आई, when a current कैपिटल आई is passed through it, डायग्राम सेम यही डायग्राम है, यहाँ पे आप बना लेना इसको, ठीक है, is passed through it, बस आपको यही डायग्राम बनाना है, इससे कुछ नहीं बनाना, यही डायग्राम यहाँ पे फिर से बना देना, यहाँ तो बनाना ही नहीं है, यहीं बनाना है, is passed through it, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, कॉइल ने, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है उसका वैल्यू होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ओके। तो यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, स्मॉल n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जस्ट मिनट एक सेकंड, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा हमने, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, आपको फिर से लिखा देता हूँ, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ,
लेंथ हमने कैपिटल एल माना है, तो जनरली अगर स्मॉल एन लिखते तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिखना है हमें, पर यूनिट लेंथ नहीं लिखना है, तो आपको कैपिटल एन आई अपॉन एल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, एल जो है वो उसका लेंथ है। ओके, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो हमें फ्लक्स चाहिए और करंट चाहिए, उस समय आई एल मिल जाएगा, फाई इक्वल टू एल आई होता है। हम फाई फाइंड कर लेंगे, इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हर एक टर्न से, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, जितने भी टर्न है उन हर एक टर्न से पास हो रहा है थ्रू ईच टर्न। तो कितना हो जाएगा वो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो फाई बी लिख देना आप मैग्नेटिक फ्लक्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है ना, तो फाई ई लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक के लिए फाई बी लिखते हैं। अब मत बोलना कि सर एम क्यों नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिखें। तो वो इक्वल टू हो जाएगा आपका बी इंटू एस। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में, बी एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है एक्चुअली में, फॉर्मूला अगर आप पूरा देखना तो आपको ये होता है, बी क्या है यहाँ पे, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एस क्या है यहाँ पे, एस आप समझो नंबर एरिया, एस को आप सिंपल सा एरिया मान सकते हो ना, टोटल इफेक्टिव एरिया। ओके, कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल। जनरली मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 बनता है, तो cos 0 डिग्री जो आता है 1, तो ये हो जाएगा बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये क्या है, एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी हम निकाल चुके हैं, ये वाला बी हम निकाल चुके हैं। क्या आया था हमारे पास, बी का वैल्यू कितना आया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, देखो पीछे आया था ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इनटू एरिया चाहिए। एरिया कितना होता है, देखो एरिया कहाँ से निकालोगे आप, ये दिख रहा है आपको, इसको मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो एक्चुअल में ऐसा बनेगा, सर्कल शेप में बनेगा इस टाइप से। तो ये सर्कल बन रहा है ना सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो यहाँ पे n तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो जो कैपिटल एन है ना वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो मैं लिख देता हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन। तो एक टर्न का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एन टर्न का एरिया हो जाएगा एन इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया एन पाई आर स्क्वायर, राइट, आ गया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया हमारे पास म्यू नॉट एन का एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एन। अच्छा एक सेकंड, एक गलती अपन ने कर दी यहाँ पर, ये देखो एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है और इसकी लेंथ भी अपन ने एल मान ली, तो ये एल से एल गड़बड़ हो जाएगा अपने। तो एक काम करते हैं, इसकी जो लेंथ है अपन स्मॉल एल मान लेते हैं, जहां अपन ने लेंथ यूज करी है उसको अपन क्या मान लेते हैं, स्मॉल एल मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा, स्मॉल एल तो कैपिटल एल से नहीं घटेगा ना, तो डिफरेंस रहेगा अपने पास, तो इसको स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल। तो ये स्मॉल एल आ गया, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं, ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, एक काम इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इक्वेशन नंबर 1 आप किसको दे दो, इसको फाई इक्वल टू एल आई। ये फाई इक्वल टू एल आई आ रहा है, ये भी फाई इक्वल टू है, तो कंपेयर कर देंगे, तो आप लिख दो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो। तो वहां पे क्या था, एल आई था, यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आ रहा है, राइट, ये तो आ रहा है। तो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है आपका, एन से एन कैंसिल, सॉरी आई से आई कैंसिल हो रहा है, इट मींस करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट दैट इज परमेबिलिटी, म्यू लिख लेना, म्यू नॉट लिख लेना, व्हाटएवर आप जो भी आपको लिखना है, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो ये हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आप इसके साथ साथ, ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड बोला है, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आप देख लेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन या इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसको भी आप देख लेना। आपके इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आप इसको देख लेना एक बार, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, अच्छा दे दिया है क्या, दे तो रखा है, चलो कोई बात नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स L1 L2 दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M इज इक्वल्स टू L1 L2 होगा। एक्चुअल में M इक्वल टू L1 L2 यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो गया होगा, तो वो ऐसा होता है एक्चुअल में अंडर रूट L1 L2।
ये, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना ये पढ़ लेना, तो यहाँ पे आपको दे दिया है, फाइंड करने के लिए दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ही करा देता हूँ, है ना, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगा। चलो इसको करते हैं तो लिखते हैं अपन कंसीडर, तो इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि क्या कंसीडर करेंगे, इसमें दो कॉइल को अपन कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सी बात है, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, दो कॉइल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपन कंसीडर कर देते हैं, पहली कॉइल के अपन नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n1, लिखेंगे कंसीडर n1 बी नंबर ऑफ टर्न्स इन वन सोलेनॉइड। पहले सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए अपन ने, वन सोलेनॉइड का नाम देते हैं सोलेनॉइड पी, पहले सोलेनॉइड उसका नाम दे दिया अपन ने पी, उसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसकी लेंथ भी माननी पड़ेगी, तो अपन मान लेते हैं इट्स लेंथ, उसकी अपन लेंथ मान लेते हैं L1, लिखा है ना L1 उन्होंने बोला है, नहीं वो तो इंडक्टेंस बोला है, चलो तो L मान लेते हैं। इसकी लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, और इसका जो लेंथ है वो स्मॉल l मान लेते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी कॉइल है, P फॉर प्राइमरी कॉइल, इसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन ऑन पासिंग करंट I, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, दैट इज करंट I इन इट, इसके अंदर हमने I करंट फ्लो करा दी इन इट। तो क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, तो लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स में, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, सिंपल सा है, अपन पढ़ के आए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो पढ़ के आए ना, देखो यहाँ पे ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या म्यू नॉट n स्क्वायर I पाई r स्क्वायर अपॉन l, सिंपल। तो अपन लिख लेते हैं प्राइमरी कॉइल के लिए निकालना है, तो प्राइमरी कॉइल के लिए लिखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स n1 माने थे, तो n1 स्क्वायर, ओके। ए अपन ने एरिया को a मान रखा है, इसलिए मैं यहाँ a लिख देता हूँ, अदरवाइज पाई r स्क्वायर भी लिख सकते थे, ठीक है। हाँ, और I करंट अपॉन उसका जो लेंथ होता है वो, देखो अंतर कुछ नहीं है, बस यहाँ मैंने ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, इस पाई आर स्क्वायर को ए माना, तो देखो म्यू एन स्क्वायर आई एज इट इज, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एज इट इज, ए लिख दिया पाई आर स्क्वायर की जगह, अपॉन में एन लिख दिया, ठीक है। चलो इसलिए अपन निकाल लेते हैं, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है, L1 सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड या कॉइल, कुछ भी हो सकता है उसको, कॉइल, तो उसको अपन L1 मान लेते हैं। तो L1 इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला अपन बस डायरेक्ट पता है ये वाला, क्या म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को a मान लिया अपॉन s, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट n1 स्क्वायर, सेम रहता है बस उसमें i गायब हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में से i गायब कर दो तो आपको मिल गया सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये आ गया अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। ऐसे ही सेम यही सब कुछ आपको सेकंड के लिए लिखना है, सब कुछ आपको सिमिलरली लिख देना है सेकंड के लिए। तो ये आप क्या लिख दोगे कि यहाँ पे कंसीडर कर दिया है n2, तो यहाँ पे लिख देना अगेन कंसीडर, सेम लिखना है, कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। अगेन कंसीडर n2 जो है बी नंबर ऑफ टर्न्स, n2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकंड सोलेनॉइड, सेकंड सोलेनॉइड के अंदर n2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकंड सोलेनॉइड मतलब s मान लेते हैं उसको, ठीक है। उसकी भी लेंथ मान लेते हैं अपन कुछ, इट्स लेंथ अपन सेम ही मानते हैं l, इट्स लेंथ इज l, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी अपन सेम ही मानते हैं, बस चेंज क्या करना है अपन इसमें अपन चेंज कर रहे हैं उसके एरिया, ओके, एरिया को नहीं, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स को, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी अपन इसमें ए ही मानते हैं, सेम जैसे उसमें माना था वही माना था, ओके। तो इसका मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, देन सेल्फ इंडक्टेंस, अब मैं इसके लिए ये जो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूँ वो नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L2 मान लिया उसको, इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट, अंतर कहाँ पे आएगा n1 और n2 में, तो n2 स्क्वायर a अपॉन n एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने दोनों का क्या निकाल लिया, आपका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया दोनों के, ओके। अब क्या होगा आप देखते हैं इसके अंदर, ये दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया, अब आगे चलते हैं। तो देखो इसका पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम बनाता हूँ सेल्फ अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं, ऐसे मान लो इसमें आ रहा है सेम इसी तरीके, लेंथ इक्वल ले रखा है तो मैंने लेंथ तो सेम ही लेना पड़ेगा, बस अंतर का होगा नंबर ऑफ टर्न्स में अंतर हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं ऐसे,
इसमें तो मैं ऑलमोस्ट आपको नंबर ऑफ टर्न्स इक्वली दिख जाएंगे, लेकिन आप समझ लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, ठीक है। इसमें तो मैं ऑलमोस्ट सेम ही बना रहा हूँ, चलो लो नहीं बना, एक कम कर लिया। तो इसको सीधे सीधे बनाना है ना, एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए, नहीं तो बस को आप देख लेना आपकी बुक में दिया होगा प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम तो ये भी प्रॉपर है बट फिनिशिंग नहीं है इसमें, है ना, तो वैसे और कुछ नहीं होता इसमें। ओके, तो ये मान लेते हैं इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक आपकी क्या होगी सेकेंडरी कॉइल होगी, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल मान लो ये है जिसके अंदर अपन P है, सॉरी ये P, जस्ट अ मिनट, ये P कॉइल है, तो इसके अंदर अपना करंट जा रहा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, और ये हमारे पास कौन सी है सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ लिख देता हूँ ऑन पासिंग करंट I इन कॉइल P। जब P कॉइल के अंदर जब हम करंट पास करा देते हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ही तो इंडक्शन हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें क्या होगा, सेल्फ थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपन फाइंड कर रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे हम सिंपल सा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो एस लिख देता हूं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट N1I अपॉन L, ये तो सेम रहेगा, बस अंतर कहाँ आएगा, इनटू, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू ए होगा, याद रखना। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि करंट किसमें पास हो रही है, प्राइमरी कॉइल में, तो करंट प्राइमरी कॉइल में, इसलिए ये N1 आएगा प्राइमरी कॉइल के अकॉर्डिंग, लेकिन एरिया किसका आएगा, सेकेंडरी कॉइल का, तो इसलिए N2 इंटू ए कर दिया, ठीक है। तो यहां से फाई एस इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फाई एस इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 AI अपॉन L, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या, तो यहाँ पर उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनोइड सेम होता है जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, फाई अपॉन आई, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, ऐसे ही यहाँ पर होता है। म्यूचुअल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। अब फाई किसका लेना है, फाई तो दो निकाले हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें करंट नहीं जा रही है, करंट किस में जा रही थी, प्राइमरी में, तो करंट किस में नहीं जाएगी, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी का फ्लक्स अपॉन करंट, क्योंकि करंट हमारा प्राइमरी करेगा, तो एम इज इक्वल्स टू सेकेंडरी ये है, इसमें से आई गायब कर दो, बस ये जो आई गायब कर दो आप, तो क्या जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन एल। आई क्यों गायब कर दिया हमने, क्योंकि ये आई इधर नीचे पहुंचा दिया, फाई एस अपॉन आई आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, कुछ इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इनको 1 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो L1 वाले को डाल देते हैं 1, L2 वाले को अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जो अपने पास अभी आ गई है इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि हमको पता है L1 L2 चाहिए हमको, तो मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो इसलिए ये चीज याद रखते हुए हम L1 L2 का मल्टीप्लाई कर दी मल्टीप्लाई। तो क्या मिला हमें, L1 L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कैसे भैया, हम नहीं मानेंगे, तो देख लो भैया, म्यू नॉट का म्यू नॉट से मल्टीप्लाई तो म्यू नॉट स्क्वायर, N1 स्क्वायर का तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो N1 स्क्वायर एज इट इज, N2 स्क्वायर एज इट इज, A का A से मल्टीप्लाई हो गया A स्क्वायर, L का L से मल्टीप्लाई हो गया तो L स्क्वायर आ गया। अब हमको देखो, हमको क्या चाहिए, अंडर रूट भी चाहिए, अंडर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो आप लिख देना स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या जाएगा, अंडर रूट L1 L2 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, सब पे स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर सबका हट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। आगे कि नहीं आगे, तो ये आगे, इसको हमने बता रखा है नहीं, इसको हमने कहीं अभी एक्सप्लेन तो नहीं करा है क्या, लेकिन आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में जब आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर है, इसके RHS सेम है इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 की, इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 RHS will also equal to m is equals to आपका आ गया फाइनल आंसर अंडर रूट L1, ये आंसर है। तो करा क्या है बेसिकली, हमने पहले फर्स्ट जो सोलेनोइड था उसमें बता दिया कि उसको P माना, उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसका A है, क्रॉस सेक्शन ओके,
क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो उसका ए है, उसके अंदर आई करंट जा रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा। सेम सेकंड के लिए क्या है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया और साथ साथ उसका हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिस पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला रख दिया, वैल्यूज पुट कर दिया और आंसर आ गया। सिंपल था। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल। ओके न्यूमेरिकल भैया, चलो न्यूमेरिकल करेंगे ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है, देखो एक 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसका डायमीटर भी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 2 मीटर और ये सेंटीमीटर, गड़बड़ है, सेंटीमीटर मीटर गड़बड़ हो जाएगा। 2000 टर्न्स हैज अ सेकेंडरी ऑफ 1000 टर्न्स। प्राइमरी के पास 2000 टर्न्स होंगे, सेकेंडरी के पास 1000 टर्न्स होंगे। वाउंड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट। ओके कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है, तो सिंपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस में फॉर्मूला आपको पता है, ये सब कुछ आपको पता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कहां गया, देखो 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 देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये था, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये भी है, ये भी फॉर्मूला, बट इसमें L1 L2 आपको पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में L1 L2 पता है क्या, इंडक्टेंस पता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता है, तो बस ये फॉर्मूला आ दो। तो आप क्या लिखोगे, पहले आपको जो गिवन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना होता है व्हाट वी हैव। तो गिवन में आपसे पहले लिखोगे, यहाँ पे लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखा है सोलेनॉइड का, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, L इज कितना दे रखा है, लिखा है 2 मीटर लॉन्ग, मीन्स 2 मीटर, या इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो 2000 सेंटीमीटर में कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसको अपन कन्वर्ट कर 2 मीटर पे। ओके डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर 2 दे रखे हैं, एक ही दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अच्छा एक ही दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है कहाँ गया। अच्छा पर इन्होंने माना है कि दोनों सोलेनॉइड का रेडियस सेम है, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बट ये तो सेंटीमीटर है, हमको तो मीटर में चाहिए, क्यों चाहिए मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में ऐसा यूनिट, तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर आ गया। तो इसका क्या होगा, ये रेडियस हो गया। ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला ये होता है, इसमें एरिया चाहिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 है ना, 3.14 इंटू आर का वैल्यू ये है, तो आर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, तो दैट मींस 12.56 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ओके अब फॉर्मूला लगा दो, क्या करोगे आप, लिखोगे वी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड, ऐसे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, क्या देखो म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट कहां से आएगा, ओहो म्यू नॉट की तो प्रॉब्लम आ गया, आपको याद होना चाहिए म्यू नॉट क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 और A अपॉन F। अच्छा N1 N2 तो लिखे ही नहीं, लिखा हमको दे रखा है तो यहाँ लिख देते हैं। N1 प्राइमरी कॉइल के अंदर कितने दे रखे हैं, जैसे किसी को कुछ मान लो मल्टीप्लाई तो करना, एक में 2000 है एक में 1000, तो कहाँ चले जाते तुम, तो N1 में 2000 टर्न्स और N2 है 1000 टर्न्स, सिंपल, तो यहाँ रख देते हैं। तो M इक्वल टू क्या है, यहाँ लिखा हूँ मैं, M इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट। अब म्यू नॉट क्या होता है, तो भैया आपको म्यू नॉट नहीं पता क्या होता है, एग्जाम देने जा रहे हो, कल एग्जाम है, ये नहीं पता। म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू N1 कितना दे रखा है 2000, इंटू N2 कितना दे रखा है 1000, एरिया कितना निकाल लिया आपने 12, अगर नहीं भी निकालना है आप तो आप सिंपल पाई भी 12.56 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन लेंथ कितना दे रखा है, कहाँ गया 2 मीटर इधर। अब तो कैलकुलेशन है, चलो कल कर लेना कैलकुलेशन, जैसे 100 कैंसिल कर दो 1000 आ गया, 3 0 ये 3 0 ये 3 और 3 6 0, प्लस के 6 और ये माइनस के साथ कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा -1, तो क्या आ जाएगा ये 4 पाई इंटू ये 12.56 इंटू ये 3 0 ये 3 0 6 0 6 0 इसके साथ कट गए, तो कितना बचा 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर -4 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है 10 की पावर -5 हो गया 5। अब बस को आप सॉल्व कर लेना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट, तो वो आंसर आपका हो जाएगा कितना
लेट्स वेट वेट वेट, हाँ वो आ जाएगा आपका 4 9 36, 6 पावर 3, 4 3 12 और 3 15, 15.6 इंटू 10⁻⁴ है। ये आपको कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक और कर लेना अच्छे से कैलकुलेटर से, मैंने ऐसे आपको कैलकुलेशन किया मन से, आप एक बार कैलकुलेटर से और चेक करना। ठीक है, ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद क्या है इसका, ये है ओके अगले क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे आता है, इसमें आपको क्या लिखा है, प्लेन सर्कुलर कॉइल है, उसका आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या है सेल्फ इंडक्टेंस वो बताना है, कैसे डिपेंड करता है आपको वो बताना है। तो सिंपल है, सेल्फ इंडक्टेंस से तो निकालना है, इजी है, कोई बात नहीं। तो उसमें आप क्या करोगे, तो लिखे यहाँ पे कंसीडर, कंसीडर, ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है, जब भी आप डेरिवेशन करते हैं ना तो आपको ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस आर, एक कॉइल माना जिसका रेडियस हमने क्या दे रखा, आर दे रखा, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, ऑब्वियसली बात है, करंट फ्लो कराने पड़े, तो करंट मान लेते हैं आई, ठीक है, जो कि फ्लो कर रही है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है, किसके अंदर, कॉइल के। ओके, अब हमको नंबर ऑफ टर्न्स भी पता होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं पर कैपिटल है, अगर पर यूनिट लेंथ मानते तो स्मॉल एन मानते, अगर सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स माना तो कैपिटल एन मानते, याद रखना। देन अब करंट जाएगी भी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं पहले अपन, देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर इज, अब सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़े हैं कि इस कॉइल, अगर एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के जो सेंटर होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या बनती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, अपन ने करेक्ट आई कैपिटल दे रखा है, हाँ आई अपॉन 2r। तो ये है आपके पास, क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल एट सेंटर कैसे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आता है, ये मैंने आपको बताया उस वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। ये इसके अंदर करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालेंगे, तो दिखा मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी एस कॉस थीटा, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, एस क्या है यहाँ पे एरिया है, और कॉस थीटा क्या है, थीटा जो होता है एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो वो जीरो होता जाएगा, तो बी एस आ जाएगा, बिकॉज कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एस मतलब एरिया, एरिया किसका, सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा आप क्या करोगे, ये बी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू एस की जगह रख दो पाई आर स्क्वायर, रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो गया, एक रेडियस एक रेडियस कैंसिल हो गए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया आपके पास, देखो म्यू नॉट एन आई पाई अपॉन पाई आर, सॉरी पाई आर अपॉन 2, तो ये तो आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, बट हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है उसका सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ जी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो वो तो पता है यार, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने में आप कौन सी बड़ी बात है, तो हम खिलाड़ी बन चुके हैं एकदम मस्त, बड़े बड़े खेल खेलने अपन को, क्या पता है हमको, कि हमको पता है सेल्फ इंडक्टेंस किसी का भी हो, चाहे कोयल का हो किसी का हो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन जो उसके अंदर करंट जा रही है, बस सिंपल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, ये क्या म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन 2, म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन 2, और एक करंट था नीचे तो ये आई आ गया, अब आई से आई उड़ गया, जब आई से आई उड़ गया तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास बचा म्यू नॉट एन पाई आर अपॉन 2, क्या बचा, म्यू नॉट एन पाई आर अपॉन 2। ओके, बस इसमें एक गलती कर दी अपन ने, इसमें एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी बताओ, कोई बता सकता है कोई गलती क्या कर दी तुमने, नहीं बता सकते। देखो यहाँ पर अपन ने क्या निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, इसमें अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई किया, क्या नहीं किया, इट मींस ये एक टर्न से नंबर ऑफ मैग्नेट, एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है, ये क्या निकला है, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है, थ्रू ईच टर्न, क्योंकि सिंपल सा ऐसे एक टर्न तो ना हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्न हो गए, ऐसे से होगी, सर्कुलर कॉइल है ना ये, ऐसे बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उन सब का हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लेना, इसके नीचे लिखना पहले, फिर वो वाले पेज लिखना, तो क्या लिखोगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स,
क्या होता है अपन को याद हो ना फाइनल आंसर, तो अपन को फीलिंग आ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, फाइव इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट, सिंपल सा एन का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो हो जाएगा एन स्क्वायर आई पाई आर अपॉन। तो यहाँ एन खटक रहा था क्योंकि यहाँ पे आ रहा था एन, बट आना क्या चाहिए यहाँ पे एन स्क्वायर, क्योंकि हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। अब आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट है, कोई भी आपके आंसर को चैलेंज नहीं कर पाएगा, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना लिखोगे। अब बोलोगे 5 मार्क्स का है, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी तो अपन ने आधा किया है, इसके आगे देखो क्या लिखा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट वैल्यू डिपेंड इन व्हाट वे। तो आप कुछ नहीं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बता दो किस पे डिपेंड करेगा, एल डिपेंड्स ऑन, एल किस पे डिपेंड करेगा, एल डिपेंड्स ऑन, देखो म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा, पहले डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये जो कॉइल है वो जिस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है उसकी मटेरियल की परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तीसरा देखो रेडियस भी आ रही है, तो रेडियस ऑफ कॉइल की रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, तो सिंपल दिख रहा है, पहली वाली जो चीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू म्यू। दूसरा एल जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दो गुने होंगे तो जो इंडक्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और रेडियस, तो रेडियस पे सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस को ट्वाइस करेंगे तो ये भी ट्वाइस, हाफ करेंगे तो ये भी हाफ, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को अगर ट्वाइस करेंगे तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, याद रखना। और 2 तो कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। चलो जी आगे चलते हैं, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, व्हाट इज डायनामिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन सेटअप करना है। डायनामिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आपको इमोशनल भी आ जाए ना तो ये भी याद रखना वही चीज है, मोशनल या डायनामिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका अपन को डेरिवेशन निकाल लेते, कोई बड़ी बात है क्या, अभी निकलता देखो डेरिवेशन इसका। करेंगे हम, तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर, क्या करेंगे इसमें, कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि जो कंडक्टर वगैरह है ना, कंडक्टर मान लेते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कॉइल वगैरह नहीं मारना है, सिंपल से कंडक्टर मानना है, प्लेन कंडक्टर। ओके, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर जिसका लेंथ मान लेते हैं अपन, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, उसका लेंथ कितना है, एल दे रखा है। ओके, और इसको हमने क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, उसको हम क्या रख देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो लिखेंगे विच इज प्लेस्ड, या उसके आसपास हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, विच प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो अप्लाई करी है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टेड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टेड इनटू इनटू द पेज। एक दो तरीके मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है, जैसे मान लो आप जिस पेज पे लिख रहे हो, जैसे पेन की जो निब है जिस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसका जो कैप लगा है ना, ऊपर ऊपर जो कैप लगा होता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो डॉट जो होता है, डॉट से मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस का मतलब होता है इन द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इन द प्लेन, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो हमने एक लेंथ कंडक्टर लिया जिसका लेंथ एल था, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, अंदर वाली है, मतलब क्रॉस वाली है, ठीक है, ये हमने रख दिया। तो अपन इसके लिए बना लेते डायग्राम। अब इसका अपन बनाते डायग्राम, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाली, ऐसे बहुत से आप ऐसे बना सकते हो, जितनी बनाना यूनिफॉर्म है तो बराबर बराबर बना लेना, इसकी कोई प्रॉब्लम मत करना, ठीक है। ये मान लो अब यहाँ पे एक इंडक्टर नहीं सॉरी कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर हमारे पास, ठीक है, जिसका लेंथ हमने माना था अपना एल, ये इसका एल। ओके, अब जब कंडक्टर को हम रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स वगैरह लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये कंडक्टर जो है मूव कर रहा है, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको मूव कराएंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी से। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी अज्यूम, मोशनल बोला है ना, डायनामिक बोला है, मोशनल बोला है, इस वजह से वी अज्यूम, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दैट द कंडक्टर, कि जो कंडक्टर वो मूव कर रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते थे। अब मैग्नेटिक फील्ड को तो यूनिफॉर्म रखना है, बट जो कंडक्टर है उसको मूव करा रहा है, तो हमने आप लिख दिया वी अज्यूम दैट द कंडक्टर इज मूविंग इन अ डायरेक्शन
इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों हुआ? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पेज के अंदर है और वो आपसे लेफ्ट से राइट जा रहा है। कौन? कंडक्टर लेफ्ट से राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पेज के अंदर है, इस वजह से परपेंडिकुलर है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, v के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब भैया मूव कर रहा है तो क्या होगा? मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना स्टार्ट होगा, है ना? तो वो फोर्स कितना लगेगा, कैसे क्या लगेगा, वो अपन यहाँ पे फाइंड करना है, जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, देखो अब क्या दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के, दो तरीके। एक तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज नहीं कर रहे, जैसे इस केस में है मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। तो कंडक्टर को मूव कराने से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा चेंज, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। बट यहाँ तो प्रोड्यूस करना है, इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो पहले होगा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आपका, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स 5b इज इक्वल्स टू, होता क्या मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। cos थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा बी ए। अब हमारे पास एरिया तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसको मान लो मूव करा है, तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आ गए, मतलब ये कंडक्टर की एक नई पोजीशन है। कितना डिस्प्लेस हो गया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। तो एरिया को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी तो एरिया ही कहलाएगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू जो डिस्प्लेस्ड हुआ, बिकॉज इसको हमने x डायरेक्शन माना है, इसलिए x डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज x डायरेक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन हमें पता है, क्या पता है, तो हम अब लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन से हमको पता है क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, तो उसको अपन ई में मान लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी फाई, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ उस वीडियो में, माइनस डी फाई अपॉन वी टी होता है। ई फाई का हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं, देखो ये फाई का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, बी एल एक्स था ना, तो ये जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस डी अपॉन डी टी, वहां पे हो जाएगा बी एल एक्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला है यूनिफॉर्म है, तो वो चेंज होगी नहीं, लेंथ कंडक्टर की चेंज होगी नहीं, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे, जैसे मान लो अभी यहाँ है, हो सकता है फिर आगे पहुंच जाए, हो सकता है पीछे पहुंच जाए, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी एल, ये बाहर आ गया क्यों, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू आ गया माइनस बी एल वी, क्या आ गया, माइनस बी एल वी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो अपने पास आ गया माइनस बी एल वी, यही कहलाता है आपका क्या, ये जो लिखा हुआ है डायनामिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही क्या कहलाता है, डायनामिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लिखेंगे दिस ईएमएफ इज नोन एज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या डायनामिक इज नोन एज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ाओ तो बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की तब भी बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तब भी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको चैप्टर। चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और आगे की जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, इसको अपन अगली वीडियो में कर लेंगे। तो चैप्टर 7 बचा है, 8 आपके में है नहीं, 8 है बट उसमें ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको करेंगे नहीं। 7, 9, 10, 11, 14 ये चैप्टर्स आपके बचे हुए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वो सभी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।